स्वागत है आपका फूड के न्यूज़ पर। देश कोरोना की कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर काफ़ी असर पड़ा है और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विशेष गुप्ता जी हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में राज्य के जो बाल गृह हैं उनमें क्या सुरक्षा है कि बच्चे, उसमें सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है कि बच्चे सुरक्षित रह सके? अभी अगर मार्च के बाद आप देखें, जब लॉकडाउन हुआ उसमें उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने लगभग 30 के लगभग एडवाइजरी जारी करी, जिसमें से 4 और 5 बाल गृहों को लेकर, संप्रेक्षण गृहों को लेकर, बालिका गृहों को लेकर थी। और उसमें उसका असर भी ये हुआ कि वहाँ पर बाहर से जो हमारे अपचारी बच्चे बाल संरक्षण गृहों में रहते हैं या बाल गृहों में रहते हैं, वहाँ बाहर से मिलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर बात किसी से करानी है अपने स्वजन से तो वो केवल वीडियो के माध्यम से। लगातार सीएमओ को आदेश किए गए जिलाधिकारी के माध्यम से कि इनकी रेगुलर जांच हो। बाहर से कोई भी आने वाला अगर अपचारी है तो उसको बिल्कुल क्वारंटाइन कर दिया जाए और जब समय उसका बीत जाता था तभी उसको मुख्य धारा में बच्चों के साथ शामिल किया जाता था। तो मैंने देखा, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि जहां हमारे पास अभी अपराध की जो बच्चे अपराध की श्रेणी में आते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, परिवारों के टूटने से और समाज के नियमों का उल्लंघन करने से। जगह भी हमारे पास उतनी स्पेस नहीं है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हम अभी संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, बालिका गृह का निर्माण कराया जा रहा है। उसके बावजूद भी आपने देखा उतनी पेंडेमिक हमारे बाल गृहों में, संप्रेक्षण गृहों में नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वो केवल यही है कि उसकी बंदिशें हमने समय के अनुसार कर ली और जो हमारे जिला प्रशासन अधिकारी हैं उन्होंने उसका पालन किया। और यही बात रही कि कोरोना काल में और कोरोना काल के बाद भी जो अपेक्षाएं थी उस पर हम उतना खरे नहीं उतरे, लेकिन हमारा ये ज़रूर रहा कि हमारी बहुत कम केसेस हमारे देखने को आए। सर, क्या बच्चों के खान पान में भी बदलाव किया गया जिससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो सके? हाँ, उसमें कई प्रयास किए गए। शुरू के 2-3 महीने तो हमने किसी को प्रवेश ही नहीं करने दिया, लेकिन उसके बाद खान पान के लिए जैसे हमने काढ़ा है या जैसे और भी लौंग है या उसके प्रकार से तुलसा है, इस तरीके के आयुर्वेदिक वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाया है। और ख़ास तौर पर उनके एक्सरसाइज को लेके, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने को लेके योग के लिए भी अलग से योग शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक भी वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। और आपने देखा होगा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत जो बाल अधिकार और बाल मानसिक स्वास्थ्य को लेके मुख्यमंत्री जी का योजना थी कि उनका ये बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो बच्चे हैं हमारे, सामान्य बच्चे भी और बाल गृहों में रहने वाले बच्चे हमारे बच्चे होते हैं नाबालिग, उनके लिए जो भी व्यवस्था है उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, उनके अधिकार सुरक्षित रहें। इसके लिए महिला कल्याण बाल विकास ने फिर निर्देश जारी करे कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मनोवैज्ञानिक वहाँ पर जाएंगे। बच्चों के परिवार से ना मिलना, बच्चों का ना खेलना या बच्चों का अंदर उतनी एक्टिविटीज़ का ना करना जिसके कारण से बच्चों में अजीब सी मानसिक विकार ना पनपे और आक्रामकता ना पनपे, इसके लिए अलग से प्रबंध किए गए हैं। और मिशन शक्ति में आप देख रहे हैं कि अलग से बाल अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारे जो भी मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले हैं या जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो बराबर वहाँ पर जा रहे हैं और इसकी देखभाल बराबर कर रहे हैं। सर, जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस चला रही है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो टेक्नोलॉजी में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनका कैसे ख्याल रखा जाए? क्या उन बच्चों तक पहुंच पा रही है शिक्षा इस दौर में? हाँ, इसमें 2-3 तरीके की बातें हैं। एक तो हमारे विद्या भारती से जुड़े जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ चूँकि मेरा नज़दीक से संबंध है और मैंने उनको नज़दीक से देखा है कि वहाँ तो शिक्षक उन छात्रों के घरों तक पहुंच रहे हैं, उन माँ बाप के घरों तक पहुंच रहे हैं जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, जिनके पास मोबाइल नहीं है या जो ऑनलाइन जो स्कूल चलता है उसके कारण से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और आपने देखा होगा कि जब ये स्कूल खुले हैं तब उन स्कूलों में व्यवस्था ये बनी है कि पहले हमें उनको बुलाया जाएगा जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनको क्लास में पढ़ाई होगी। 50% वो घर पर रहेंगे जिनकी पढ़ाई ऑनलाइन एजुकेशन मोबाइल के माध्यम से हो रही है। लेकिन ऐसे बच्चे जो समाज के आखिरी छोर पर रहने वाले बच्चे हैं, उसके लिए भी हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कि वहाँ शिक्षक क्योंकि स्कूल में जा रहा है
तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम ऐसे बच्चे, क्योंकि जिस बस्ती में स्कूल होता है बस वहीं के बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो ये शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे बच्चों को जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो कमज़ोर घरों से आए हैं, जो कमज़ोर पृष्ठभूमि से आए हैं, ऐसे बच्चों को वहीं पर चौपाल लगा के पढ़ाया जाए, या पहले ऐसे बच्चों को बुलाया जाए खास तौर पर जो बच्चे टीवी नहीं है जिनके घरों में जो और दूसरे ऐप से नहीं पढ़ सकते। तो उसका प्रभाव हुआ है, भले ही प्रभावी ना हो, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई प्राथमिकता के आधार पर हो जो बच्चे इस ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं जुड़ पाए थे या समाज के कमज़ोर आखिरी कतार में खड़े परिवारों के बच्चे हैं। सर, रेड लाइट पे जो भीख मांगने वाले बच्चे कहीं ना कहीं उनकी संख्या बढ़ गई है, किसकी सर क्या वजह देखते हैं आप? क्या ये वजह ये है कि उनके माँ बाप उनका पोषण नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ और ही वजह है? देखिए, कोरोना काल में चाहे बड़ा अर्थव्यवस्था का परिवार हो या कमज़ोर परिवार हो, सभी पर प्रभाव पड़ा है। बड़े लोग जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, जिनकी आमदनी अच्छी है, जिनकी नौकरी ठीक है, उनको मासिक पगार मिल रही, वो अपने खर्चे अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जो कमज़ोर गरीब हैं, जो रेलवे स्टेशन पर सोने वाले लोग हैं, जो सड़कों पर घूमने वाले लोग हैं, जो भिखारी हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर ऐसे माँ बाप के परिवार के लिए, या जो मान लिया दिव्यांग हैं, जो रिक्शा चलाते थे नहीं चला पा रहे, जो कुछ और काम करते थे वो नहीं कर पा रहे, तो ऐसे परिवारों के बच्चे निश्चित तौर पर प्रभावित हुए हैं। और ऐसे बच्चे सड़कों पर आए हैं, चौराहों पर आए हैं। और ये हमारे पास कई शिकायतें कई एनजीओ से आई थी कि ये बाल संरक्षण आयोग कृपया इस बात को ध्यान में दे, अपना संज्ञान ले कि चौराहों पर कोविड काल के बाद बच्चे बढ़े हैं। तो एक अभियान पिछले लगभग 15 दिन से हमने चिट्ठी लिखी डीजीपी साहब को, यहाँ कमिश्नर को भी, सभी डीएम को। तो यहाँ पुलिस को एक निर्देश हुआ है अभी डीजीपी साहब के यहाँ से एसएसपी को कि ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी जिलों में उन चौराहों पर अभियान चलाया जाए, जिसमें बाल कल्याण समिति भी होगी, जिसमें बाल संरक्षण समिति भी होगी, जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट भी होगी, जिसमें हमारी बाल कल्याण समिति और तमाम जो बच्चों से जुड़ी हुई संस्थाएँ हैं, शिक्षा के लोग भी होंगे, ताकि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके 2 चरण हैं। एक चरण में तो माँ बाप को समझाने की बात की जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी, नहीं मानते हैं तो उनको फिर बाल गृहों में ले जाया जाएगा। तो हमारा केवल प्रयास ये है कि जो हमारे बाल भिक्षु हैं, जो बाल श्रमिक हैं, वो किस प्रकार से शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़े। और इसके लिए अभी अभियान काउंसलिंग का चल रहा है कि जो माँ बाप आते हैं कि हमारे बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, कि या तो बच्चों को पढ़ाइए, और उसमें साथ में शिक्षा से जुड़े लोग भी रहते हैं, बीएसए से के प्रतिनिधि भी होते हैं कि भाई किसी स्कूल में क्षेत्र के बच्चों का दाखिला हो सकता है। तो उसकी अभी लिस्ट हो रही है, हमने भी कल चिट्ठी लिखी है, वो जा रही है कि हमें कृपया ये बताएं जिलाधिकारी महोदय कि कितने बच्चे रेस्क्यू हुए हैं, उन बच्चों में कितने पुनर्वासित हो चुके हैं, पुनर्वासित हुए हैं तो कहाँ कहाँ हुए हैं, उन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हुआ है क्या, बाल पुष्टाहार का हुआ है क्या, नहीं हुए हैं तो वो कहाँ हैं, उनकी काउंसलिंग हो क्या, वो घर पर हैं, ऐसे कितने बच्चे। तो ये जानकारी हमने मांगी है, पत्र हमारा जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि 1 महीने तक ये अभियान चलेगा, उसका सुपरिणाम आएंगे और जो सक्सेस स्टोरीज इसमें आएंगी उसको आगे लागू किया जाएगा। सर, लॉकडाउन के बीच बाल विवाह का रेशियो भी काफ़ी बढ़ा है, क्या वजह देखते हैं आप इसकी? हाँ, इसमें तमाम परेशानियाँ आप देखते हैं कि अब अभी भी लड़की के जन्म को हम 2म दर्जे का समझते हैं, और जो तमाम परिवार हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसको तो पराया धन है, पराया घर जाना है। तो ऐसे परिवार जो बड़े परिवार नहीं थे, जो मध्यम वर्गीय थे या जो निम्न स्तर के परिवार थे, उन्होंने कम से कम जल्दी वो सोचा कि इसके जल्दी हाथ पीले कर देंगे तो कोई देखेगा नहीं, कोई चुपचाप विवाह उसका हो जाएगा और जो दूल्हा है वो भी ले जाएगा। लेकिन फिर भी हमारी जो एनजीओज थी, जो सिविल सोसाइटी इतनी चौकस थी कि वो परिवार अधिकांश गरीब परिवार थे, खास तौर पर जिन पर खाने को कम था और लड़की देखने में ठीक थी और उसके लिए कोई ना कोई वर पसंद हो गया, तो वो चुपचाप सुबह को कई तो ऐसी जगह पर बाल संरक्षण समिति और चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति ने उनको जाकर रेस्क्यू किया है, जो सुबह के 4 बजे 5 बजे के लगभग शादी जैसी हो रही थी, 10-5 लोग आए हुए थे। तो इसमें कमजोरी है परिवार की, अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना है, गरीब होना है, लड़की का 2म दर्जे का समझना है, उसके हाथ क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जा रहा है? काफ़ी उसमें उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है और ऐसे माँ बाप ने या तो माफ़ी मांगी है और उन्होंने हमें शपथ पत्र दिए हैं कि इसकी शादी आगे होने पर, इसको अगर हमने कर दी है तो ये तभी जाएगी, मैंने 16.5 साल की है, ऐसा नहीं कि 12 साल की हो, लेकिन 14 साल 15 साल 16 साल, तो उन्होंने ये शपथ पत्र दिया है। और उस शपथ पत्र के आधार पर जो क्षेत्र की बाल कल्याण समिति है, जिले की बाल कल्याण समिति है, बाल संरक्षण समिति है, वो बराबर उस पर निगाह रख रही है। सर, बाल श्रम और बाल अपराध को रोकने के लिए आयोग जिला प्रशासन से कैसे तालमेल बिठा रहा है? देखिए, बाल श्रम बुराई है, इस बात को लेकर इनकार नहीं किया जा सकता,
लेकिन कई बार आप देखें, कई बार परिवार की गरीबी, परिवार की विकलांगता, परिवार में खाने पीने के साधन ना होने के कारण से कई बार मजबूरी होती है बच्चे का बाल श्रम करना। अगर आप हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में देखेंगे तो बहुत बच्चे, कई सौ बच्चे पूरे प्रदेश में वो दाखिल हुए हैं जिनको ये इजाज़त मिली है कि शाम को वो ये कहता है कि मैं अगर परिवार में मेरे परिवार में कोई नहीं है या पिता दिव्यांग है, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं चाय का ठेला लगाता हूँ, तो उसको ये इजाज़त दी गई है घोषित तौर पर कि वो पढ़ाई ज़रूर करेगा अपना आके। तो ऐसे बच्चे आ रहे हैं, शाम को घंटे 2 घंटे अपना पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा भी उसका श्रम बेचकर नहीं है, वो परिवार के पालन पोषण के लिए। बाल श्रम वहाँ ख़राब है जहाँ बच्चे का बचपन ख़राब करके, बच्चे का शिक्षा को ख़त्म करके, उसके पोषण को ख़त्म करके, उसके श्रम के माध्यम से मासिक अर्जन जहाँ हो रहा है वहाँ उसका बचपन घायल अवस्था में पहुँच जाता है। लेकिन जो बच्चा श्रम करके काम भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, वहाँ निश्चित तौर पर वो उस अभाव के माध्यम से अपने को रचनात्मक बनाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास अगर कुछ नहीं है मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो वो श्रम के माध्यम से, तो वो बराबर संपर्क में हम लगे हुए हैं ऐसी जगह। थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर विशेष, जिन्होंने बहुत ही ब्रीफ तरीके से हमें ये बताया कि किस तरह बाल आयोग बच्चों और महिलाओं के लिए काम कर रहा है। और ऐसे इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।